नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ 5 नागरी लिपि के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ की लेखक हैं। जो नागरी लिपि है उस पाठ की लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूल्य, अमरकांत या अज्ञे। तो नागरी लिपि पाठ की लेखक है गुणाकर मूल्य, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, आपको बता दें कि हमने 1 से लेकर के 4 चैप्टर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे और नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा रखे हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या डायरी है? तो नागरी लिपि जो पाठ है वह साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वह दक्षिण भारत से मिलते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने थे? ऑप्शन ए लगभग 3री सदी से पहले, लगभग 2री सदी से पहले या ऑप्शन सी लगभग 1ली सदी से पहले या ऑप्शन डी लगभग 4थी सदी से पहले। इसलिए ऑप्शन बी लगभग 2री सदी से पहले इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 10वीं सदी से या 11वीं सदी से? तो नागरी लिपि के जो प्राचीन मराठी भाषा के लेख हैं वह 11वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि में प्राचीन लेख किस प्रदेश से मिले हैं? दक्कन प्रदेश से, कलिंग प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, कोंकण प्रदेश से? तो नागरी लिपि में प्राचीन लेख जो हैं वह दक्कन प्रदेश से मिले हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली व नेवाड़ी, मराठी, उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका उपयुक्त सभी हिंदी, नेपाली, नेवाड़ी और मराठी भाषा सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? असम, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा। जो कलिंग लिपि है वह भारत की उड़ीसा प्रदेश की लिपि है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु, ब्राह्मी। तो हिंदी और इसकी विविध बोलियां जो हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1908। तो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ठीक है, अमरावती जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य किस पाठ निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन या अभिनय? तो जो गुणाकर मूल्य हैं वो नागरी लिपि यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी या कन्नड़? दक्षिण भारत के जो है द्रविड़ भाषा परिवार की जो है वह तमिल भाषा जो है दक्षिण एरिया में वह काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्राचीन भी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो नंदी नागरी, यहाँ पे नंदी नागरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुजराती या देवनागरी? तो जो 12वीं सदी के जो केरल के जो शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे जो शब्द हैं वह नंदी नागरी लिपि में क्या है जी? अंकित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर जी, यतीन्द्र मिश्र जी, मैक्स मुलर जी या गुणाकर मूल्य जी? यहाँ पे मूल्य होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणाकर मूल्य। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? नागरी लिपि, पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी या सिद्धम। तो पहले जो दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसको क्या कहते थे? नंदी नागरी कहते थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो विजयनगर के जो राजा हैं उनके लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया है कि कोंकणी की, ब्राह्मी की, सिद्धम? तो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? 8वीं-9वीं सदी से, 7वीं-8वीं सदी से, 6ठी-7वीं सदी से, 5वीं-6ठी सदी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य का लेख मिलने लग जाता है। अगला प्रश्न है किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? अकबर ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो जो अकबर थे वह राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। फिर है अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास या सरहपाद? जो दोहा कोश है वह सरहपाद की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अब नहीं है, बस इतने ही प्रश्न को लिए गए थे। और एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के या अजमेर के? तो जो परमार शासक भोज थे वह धारा नगरी के रहने वाले थे, यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर यानी बहादुर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।